राजस्थान के जयपुर में 2 दिन से लूट की 2 बड़ी वारदात हो गई है। एक दिन पहले बैंक से 15 लाख रुपए की लूट हुई, तो वहीं आज बदमाशों ने मुथूट फाइनेंस के ऑफिस में 9 करोड़ का सोना लूट लिया। मानसरोवर थाना इलाके में मौजूद मुथूट फाइनेंस के दफ्तर में घुसे 2 नकाबपोश लुटेरों ने गन पॉइंट पर वारदात को अंजाम दिया। पहले आए एक बदमाश ने महिला कर्मचारी से चेन के बदले लोन लेने की बात शुरू की। तभी हेलमेट पहने दूसरा बदमाश आया और पिस्तौल दिखाकर कर्मचारियों और ग्राहकों को एक कोने में जाने को कहने लगा। तकरीबन 20 मिनट में ही बदमाशों ने लॉकर रूम से 9 करोड़ का सोना लेकर फरार होने में कामयाबी हासिल कर लिया। आप देख सकते हैं किस तरह से हौसले बुलंद हैं कि एक दिन पहले 15 लाख की लूट होती है बैंक में, उसके बाद भी कोई सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद नहीं की जाती है और आज 9 करोड़ के सोने की लूट को अंजाम दे दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद एक दिन बाद ही गुजरात में सियासी भूचाल आ गया है। गुजरात के राजनीति के दिग्गज शंकर सिंह वाघेला ने कांग्रेस को बाय बाय कह दिया है। वाघेला ने दावा किया है कि कांग्रेस ने उन्हें एक दिन पहले ही पार्टी से निकाल दिया है और अब उन्होंने भी खुद को कांग्रेस मुक्त कर लिया है। यह अलग बात है कि कांग्रेस वाघेला के आरोपों को गलत बता रही है। आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले वाघेला ने क्या सियासी वार किया है, वो भी चुनावी साल में। एमपी एमएलए मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं, तो पब्लिक हाईकमांड को मैं आज कहना चाहता हूं कि मैं सब छोड़ दूंगा आपको। मैं अगर हम हैं और गवर्नमेंट नहीं आती है ऐसा आप समझते हैं, चलो हम ही चले जाते हैं। थोड़ी तलखी, थोड़ी सियासत और गुजरात के बापू का नया सियासी नाम। कांग्रेस की राजनीति के सियासी दिग्गज शंकर सिंह वाघेला ने खुद को कांग्रेस मुक्त कर लिया। इस पार्टी और दैट पार्टी, मैं अपने आप कांग्रेस को मेरी ओर से मुक्त करता हूं और कदम मीस की कांग्रेस से बीजेपी में कोई पार्टी की नई कंट्री नया ऐसा झंडा अपने गले में नहीं लगाना है। आप क्या करेंगे? I'm not going to join with you. I'm not going to join any political party. शंकर सिंह वाघेला सियासत में बगावत के लिए मशहूर रहे हैं। बीजेपी से बागी हुए तो कांग्रेस पहुंचे और अब कांग्रेस से भी बागी हो गए। नई राजनीतिक पार्टी की सुगबुगाहट को भी वाघेला ने खारिज कर दिया, लेकिन अब भी वो 77 नॉट आउट है। आखिरी दम तक लड़ रहा हूं और लड़ता रहूंगा और पॉलिटिकल पार्टीज को मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन ये बात जरूर आप सुनिएगा कि मैं कभी भी गुजरात की जनता जब दुखी होगी, पुलिस का मार होगा, किसी का अन्याय अत्याचार होगा, गांधी जी ने जो संदेश कहा कि इसके पास रहना है जिसका कोई नहीं है, और आपका कोई नहीं है तो बापू आपके लिए है। चुनावी साल में वाघेला का दांव कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि वाघेला के संन्यास लेने पर कुछ कांग्रेस के विधायक भी उनके समर्थन में पार्टी छोड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में गुजरात कांग्रेस के कुछ विधायकों ने रामनाथ कोविंद को वोट दिया है। अगले महीने गुजरात की 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इनमें से एक सीट कांग्रेस कोटे की है। कांग्रेस को जीत के लिए 47 विधायकों का समर्थन चाहिए। राज्य में पार्टी के 57 विधायक हैं, लेकिन वाघेला समर्थक विधायकों ने साथ छोड़ा तो कांग्रेस के लिए नई परेशानी खड़ी हो सकती है। जाहिर है वाघेला ने अपने नए सफर का ऐलान बेशक नहीं किया है, लेकिन उनके तेवर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। पूरा पटेल, न्यूज़ नेशन, अहमदाबाद। और बताया जा रहा है कि वाघेला खुद को पार्टी में दरकिनार किए जाने से खफा चल रहे थे। वाघेला का कहना है कि कांग्रेस ने तो उन्हें 24 घंटे पहले निकाल दिया था। हालांकि ये अलग बात है कि कांग्रेस इन आरोपों को दरकिनार कर रही है, तो दूसरी ओर वाघेला का कांग्रेस छोड़ना बीजेपी के लिए एक बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये है कि आगे वाघेला क्या करेंगे। गुजरात के चुनावी साल में वाघेला का कांग्रेस छोड़ना यकीनन पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। करीब 5 दशकों से गुजरात की राजनीति के दिग्गज रहे वाघेला और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के बीच खटपट कई दिनों से चल रही थी। जब वाघेला ने ट्विटर से राहुल गांधी को अनफॉलो कर दिया तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया। राष्ट्रपति चुनाव के दौरान हुई क्रॉस वोटिंग ने मानो आग में घी डालने का काम कर दिया। गुजरात में रामनाथ कोविंद को 132 वोट मिले, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार मीरा कुमार को 49। गुजरात में बीजेपी के 121 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 57। लिहाजा ये साफ था कि चुनाव के दौरान कम से कम 8 विधायकों ने कोविंद के पक्ष में अपना मत दिया। सूत्रों की माने तो क्रॉस वोटिंग के लिए कांग्रेस में अंदर खाने वाघेला को विलेन माना गया। राज्यसभा से इससे कनेक्शन नहीं है। राज्यसभा तो 25 जून को होने वाली थी,
मैंने तो वो नहीं नोटिफिकेशन बाहर निकाला था, जब मैंने बंद नहीं करवाया। राष्ट्रपति का चुनाव की डेट मैंने तय नहीं की, 30 तारीख को काउंटिंग मैंने तय नहीं किया, क्रॉस वोटिंग कैसे क्या हुआ और मैंने तय नहीं किया। बाकी सब किए, सबको देखना चाहिए क्या कैसे हुआ। 21 तारीख मैंने तय नहीं किया। उनके खिलाफ ना कोई अनुशासनिक कार्रवाई की गई, ना उन्हें कांग्रेस पार्टी से निकाला गया। ये दोनों बातें सरासर गलत हैं। सभी पदों से इस्तीफा देने का निर्णय उनका अपना है। आदरणीय वाघेला साहब ये चाहते थे कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मौजूदा अध्यक्ष को हटाकर उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए। कोई भी पार्टी किसी एक व्यक्ति की इस प्रकार की इच्छा को स्वीकार नहीं कर सकती। बहरहाल अब वाघेला ने खुद को कांग्रेस मुक्त कर लिया है और ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि खुद वाघेला करेंगे क्या। गुजरात की सियासत के सिंघम वाघेला ने बेशक पार्टी छोड़ी हो, लेकिन पूरी तरह संन्यास लेते नहीं दिख रहे। ऐसे में अटकलों का बाजार गर्म है। कयास लग रहे हैं कि राज्यसभा के चुनाव के बाद वाघेला पहले की तरह अपनी पुरानी पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी को एक्टिव करेंगे और गुजरात में तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद भी तेज कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि राजनीति की इस नई बिसात पर उन्हें एनसीपी और जेडीयू जैसी पार्टियों का समर्थन है, तो वहीं हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी जैसे क्षत्रपों के साथ भी वो नया चक्रव्यूह रच सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि वाघेला की लालसा राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंचने की है। अटकलें तो ऐसी भी हैं कि बीजेपी के साथ वाघेला की अंदर खाने डील हो गई है। बीजेपी वाघेला को राज्यपाल बना सकती है और अगर 2017 के चुनाव में बीजेपी को फिर कामयाबी मिली तो उनके बेटे को कैबिनेट में भी जगह दी जा सकती है। अभी कहना जल्दबाजी होगी, देखते आगे क्या होता है, क्या प्रस्ताव आता है और हमारा हाईकमांड वो उसकी टेरिटरी में आता है वो तय करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में मैं मानता हूँ कि कांग्रेस में बहुत बड़ी गतिविधि आगे होने जा रही है। कोई एमएलए, कोई कार्यकर्ता, कोई सीनियर लीडर, उसका वहाँ कोई सलामती नहीं है। अपनी सत्ता की साठमारी में सब लगे हुए हैं। 4-5 लोगों की टोली वो कांग्रेस को कब्जा करके चल रही है। जाहिर है विधानसभा चुनाव से पहले गुजरात की सियासत नई अंगड़ाइयां ले रही है और फिलहाल तो चुनावी पिच पर कांग्रेस का पहला विकेट धराशायी हो ही चुका है। पिछले 50 सालों से गुजरात की राजनीति को बखूबी समझने वाले शंकर सिंह वाघेला ने कांग्रेस से अपना नाता तोड़ दिया है। जाहिर है इसके चलते गुजरात में कई राजकीय समीकरण पैदा हुए हैं और ये बात भी उतनी ही सच है कि इस घटना से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। गांधीनगर से हितल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी विधायकों की क्रॉस वोटिंग की खबरों के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयपुर पहुंचे। 3 दिनों के मिशन राजस्थान पर गए शाह का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बीजेपी दफ्तर तक बाइक रैली के जरिए अमित शाह का स्वागत किया गया। सड़कों के किनारे बीजेपी के झंडे, बैनर जो हैं वो पटे पड़े नजर आ रहे थे। रास्तों में कई जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। बीजेपी महिला मोर्चा ने राजस्थानी वेशभूषा में राष्ट्रीय अध्यक्ष की अगवानी की। अमित शाह ने जयपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने बीजेपी ऑफिस में ई लाइब्रेरी की शुरुआत की। बाद में वसुंधरा राजे कैबिनेट को सुशासन का पाठ भी पढ़ाया। दरअसल राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग पार्टी के लिए चिंता का सबब बन सकती थी और अमित शाह का ये दौरा जो है अगले 3 दिन का राजस्थान में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एक साथ लेने का होगा। अमित शाह ने इस बीच कांग्रेस में परिवारवाद के नाम पर तंज कसा। उनका कहना था कि मेरे बाद बीजेपी की कमान किसके पास होगी कोई नहीं बता सकता, लेकिन कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा ये सबको पता है। मुझे बताएं जरा कि मेरे बाद भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा, कोई बता सकता है क्या? बता सकता है कोई भी? और मुझे बताइए सोनिया जी के बाद कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन बनेगा? अरे भैया चुनाव ही नहीं है, वो अपना अध्यक्ष बना दिया क्योंकि वहां पर चुनाव की जरूरत ही नहीं है। एक घराने में जन्म लेता है वो अध्यक्ष बन जाता है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें किस घराने में जन्म लिया, किस जाति में जन्म लिया, किस प्रदेश में जन्म लिया, वो आगे बढ़ने का आधार नहीं हो सकता। आपकी सिद्धांतों के प्रति निष्ठा कितनी है, कितनी मेहनत करते हो और ईश्वर ने तेजस्विता दी है, वो आगे बढ़ सकता है। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कॉलेज भेजते हैं, लेकिन छात्र और छात्राएं अगर कॉलेज में सुरक्षित नहीं हैं तो लोग क्या करें?
मुंबई में हुआ है एक शर्मनाक कांड, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कॉलेज में एमएमएस कांड, लेडीज टॉयलेट में मोबाइल कैमरा, छात्राओं की आपत्तिजनक तस्वीरें कैद करने की साजिश। महिलाएं आखिर कहां महफूज रह पाएंगी? सड़क, बाजार, मॉल, हर जगह महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की खबरें आती रहती हैं। होटल और मॉल्स के टॉयलेट में तीसरी आंख की मौजूदगी की शिकायतें कई बार सामने आ चुकी हैं। अब कॉलेज के टॉयलेट में कैमरा लगे होने की बात सामने आई है। मामला मुंबई में विक्रोली के एक कॉलेज का है। कॉलेज के लेडीज टॉयलेट में मोबाइल कैमरा ऑन करके रखा गया था। मामला उजागर हुआ तो कॉलेज की छात्राओं का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। बात पुलिस तक जा पहुंची। कॉलेज में लगे सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। जो कंप्लेन है कि उनके स्टाफ जो प्यून है उधर कॉलेज का, विजय लक्ष्मण शिवतरे बोल के, उन्होंने एक लेडीज टॉयलेट पे मोबाइल चालू स्थिति में रखा था। ऐसा कंप्लेन देने पर हमने वो आरोपी को अरेस्ट किया है और उसके खिलाफ CR नंबर 204-17 सेक्शन 353 IPC और 66 IT के तहत हमने उन्हें अरेस्ट किया। कॉलेज में एमएमएस कांड का खुलासा तब हुआ जब एक छात्रा टॉयलेट के अंदर गई। छात्रा की नजर टॉयलेट के एक कोने में रखे मोबाइल पर पड़ी। उसने फौरन इस बात की जानकारी कॉलेज प्रशासन को दी। जब कॉलेज में लगे सीसीटीवी की पड़ताल की गई तो सच सामने आ गया। पता चला कि कॉलेज के कर्मचारी विजय शिवधरे ने टॉयलेट में मोबाइल कैमरा रखा था। वो टॉयलेट में ऊपर छोटा एक गैप था, वो गैप में रखा था। रखते टाइम उसका फोटो भी आया 4 बजे का, और जब निकाला तो 4:30 से 4:30 बजे की घटना। तो सब लोग अलर्ट रहे तो मालूम पड़ते। या क्या कुछ आरोपी ने ये बताया क्या, किस तरह से, मतलब कितने दिन से ये करता था या क्या ये, और इससे पहले भी इतना ये होशियार नहीं आरोपी है। उसका तो क्रिमिनल बैकग्राउंड अभी दिखाया, प्राइमरी आया नहीं, लेकिन उसने खुद रखा है, कबूल किया है उसने। पूछताछ में आरोपी शिवधरे ने गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर धारा 345C और IT एक्ट 66A के तहत मामला दर्ज कर लिया। अब ये जांच की जा रही है कि आखिर विजय कब से इस तरह से एमएमएस बना रहा था और इस शर्मनाक हरकत में कौन कौन से लोग उसके साथ मिले थे। मुंबई पुलिस महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, लेकिन जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, कहना गलत नहीं होगा कि महिलाएं घर से लेकर बाजार तक, बाजार से लेकर स्कूल कॉलेजेस तक असुरक्षित हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज़ नेशन, मुंबई। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की खास खबरों पर भी डाल लेते हैं। प्रायोजक ACC सीमेंट, सीमेंटिंग रिलेशनशिप्स। रिलायंस जियो ने आज देश का सबसे सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। रिलायंस जियो की सालाना बैठक में मुकेश अंबानी ने नए फोन का ऐलान किया है। जियो का ये फोन फ्री मिलेगा, लेकिन इसे हासिल करने के लिए कस्टमर को 1500 रुपये बतौर सिक्योरिटी जमा कराने होंगे, जो 3 साल बाद वापस मिल जाएंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी इंट्रोड्यूस इंडिया का इंटेलिजेंट स्मार्टफोन, प्रेजेंटिंग द जियो फोन। सबसे सस्ता, सबसे इंटेलिजेंट फोन, ये दावा है रिलायंस जियो का। रिलायंस की 40वीं एनुअल जनरल मीटिंग में देश का पहला स्मार्ट 4G फीचर फोन लॉन्च किया गया। मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी, बेटे आकाश अंबानी और रिलायंस जियो के वरिष्ठ अधिकारी किरण थॉमस ने इसका बिग स्क्रीन डेमो दिया। इसकी खासियत है वॉइस कमांड। कॉल के लिए आपको नंबर लगाने की जरूरत नहीं है, बस आप कमांड दीजिए, कॉल खुद ब खुद लग जाएगा। वॉइस कमांड पे कॉल किरण। SMS भेजने के लिए भी आपको टाइप करने की जरूरत नहीं होगी, बस वॉइस कमांड दे दीजिए। Message Akash. Sorry, can't take your call. Slightly busy right now.
Got it. इस फीचर फोन की खासियत ये है कि इस पर जियो के सभी ऐप्स फ्री होंगे। इसके साथ ही इससे लाइफ टाइम की फ्री कॉलिंग भी की जा सकेगी। जियो म्यूजिक पे वंदे मातरम सुनाओ। फोन को खरीदने के लिए यूजर्स को 1500 रुपए की सिक्योरिटी जमा करनी होगी, जो 3 साल के बाद रिफंड हो जाएगी। इस फोन की प्री बुकिंग 25 अगस्त से शुरू होनी है, वहीं फोन की डिलीवरी सितंबर से शुरू होगी। A fully refundable one-time security deposit of rupees 1500 with every Jio phone. एजीएम में रिलायंस के चेयरमैन ने दावा किया कि रिलायंस जियो का 1 साल का सफर शानदार रहा है। टीम ने 170 दिन में 10 करोड़ कस्टमर्स के टारगेट को पूरा किया। टीम न्यूज़ नेशन। तो मुफ्त में मिलेगा एक तरह से स्मार्टफोन। रिलायंस ने लॉन्च किया है ये स्मार्टफोन और आपको बता दें कि 1500 रुपए की सिक्योरिटी आपको इस फोन को लेने के लिए चुकानी होगी, लेकिन ये सिक्योरिटी 100% रिफंडेबल होगी, यानी कि 3 साल पूरा होने पर आप ये सिक्योरिटी जो है वो वापस ले सकते हैं। 3 साल में आप मोबाइल फ़ोन लौटाने पर जमा रकम को वापस ले पाएंगे। 153 रुपये में आपको अनलिमिटेड डेटा मिलेगा। वॉइस कॉल हमेशा मुफ्त रहेगी। कॉल करने के लिए वॉइस कमांड नंबर दबाने पर खतरे का संदेश, 5 नंबर का बटन दबाएंगे आप तो खतरे का संदेश जाएगा। जियो फोन किसी भी टीवी से जुड़ेगा। 24 अगस्त से इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी और सितंबर में इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। और जुलाई का महीना है और आधे हिंदुस्तान में सैलाब काल का संकट है। पहाड़ों पर पानी ने प्रलय मचाई हुई है तो मैदानी इलाकों में भी कहर बरपा रहा है। राजस्थान से मध्य प्रदेश तक आसमान से आफत बरस रही है। तो आइए आपको दिखाते हैं कैसे जल सैलाब बाड़मेर और सीहोर में लोगों के लिए काल बनकर आया है। आसमान से बरसी मुसीबत, राजस्थान से मध्य प्रदेश तक आफत ही आफत। कई इलाकों में बारिश का जानलेवा कहर टूटा है। ये दोनों तस्वीरें आसमानी आफत को बयां करने के लिए काफ़ी हैं। पहली तस्वीर राजस्थान के बाड़मेर से है, जहां बरसाती नाले में बहकर 3 लोगों की जान चली गई। तो वहीं एमपी के सीहोर में एक बुजुर्ग पर आसमानी बिजली गिरने से उनकी मौत हो गई। सबसे पहले राजस्थान के बाड़मेर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां एक बरसाती नाले में 4 गाड़ियां बह गईं, जिसमें 20 लोग सवार थे। इनमें से 3 लोगों की मौत हो गई और बाकी के 17 लोगों को रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचा लिया गया। प्रशासन के मुताबिक मृतकों में एक महिला, एक 8 साल का बच्चा और एक बुजुर्ग शामिल है। एक रपट थी, रपट पे पानी बह रहा था और वहाँ पे लोगों ने मना करने के बावजूद 4 गाड़ियाँ एक के पीछे एक नाड़ी रपट पे उतरी और तेज़ बहाव के कारण चारों गाड़ियाँ पानी के अंदर बह गई थी। तीनों एक ही परिवार से थे। महिला और बुजुर्ग का शव रात में चले रेस्क्यू ऑपरेशन में निकाल लिया गया था। करीबन 20 लोग थे, उसमें 17 लोग तो बोल रहे हैं कि सुरक्षित है और उनमें से 3 की डेथ हो गई, ऐसा बता रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश से आई एक तस्वीर प्रशासन की पोल खोल रही है। तस्वीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की गृह जिले सीहोर की है, जहां पर गांव वाले बुजुर्ग का शव चारपाई पर ले जाने के लिए मजबूर हो गए। दरअसल बिजली गिरने से गांव के एक 60 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। गांव वालों का आरोप है कि 108 और पुलिस को सूचना देने पर भी काफी समय तक प्रशासन की तरफ से कोई नहीं पहुंचा और न ही एम्बुलेंस आई। लिहाजा गांव वाले बुजुर्ग का शव चारपाई पर लेकर ही पोस्टमार्टम के लिए निकल पड़े। जबकि प्रशासन की दलील है कि गाड़ी कीचड़ में फंसने की वजह से थोड़ी देर हुई। 108 भी पहुंची थी, पुलिस की गाड़ी पहुंची, परंतु दूसरे स्टेज जा रही थी, वो फंस गई थी। जब तक वापस पहुंची ये लोग लेके सिद्दीगंज आ गए थे। इनको समझाया गया सिद्दीगंज में गाड़ी में रख लो, मगर ये तैयार नहीं है। अभी भी हम लोग 13 किलोमीटर भीगते हुए आए हैं, इनके साथ पीछे चल रहे हैं, ये मानने तैयार नहीं किसी बात। वहीं बाढ़ के कहर की एक और तस्वीर बिहार के नवगछिया से है, जहां कोसी नदी की तेज धारा ने लोगों की मुसीबत बढ़ा रखी है। इसकी चपेट में आने से नारायणपुर प्रखंड के बैकुंठपुर के एक सरकारी स्कूल की दीवारें ढह गई। लोगों को फिलहाल बाढ़ के इस कहर से राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही।